नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। मित्रों, राज्य के जो 7 अंग होते हैं, पहले हमने भारतीय राजनीति शास्त्र के इस क्रम में संक्षेप में राज्य के 6 अंगों का वर्णन कर दिया है। वो आप लोगों को शायद स्मरण हो। राज्य के 7 अंग हैं, सप्तांग, जिसमें पहला अंग है स्वामी या राजा या शासक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी प्रधान शासक हो। दूसरे हैं अमात्य, वो अगर राष्ट्रपति को राजा माने तो मंत्रीगण, और अगर प्रधानमंत्री राजा है तो सचिवगण, वो हुए अमात्य, है ना। इसके बाद तीसरा है कोष, और चौथा है बल यानी सेना, और पांचवा है सुहृद या मित्र, और छठवां है दुर्ग या राजधानी। राष्ट्र की भी हमने बात की। छठवां राष्ट्र यानी जनपद, कहीं कहा है कहीं राष्ट्र कहा है, अलग अलग, वो भी बता दी। 6 बातों की चर्चा करती है। राजा, उसका आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वामी जो भी हो। राज्य का स्वामी 1, अमात्य 2, कोष 3, सेना 4, सुहृद या मित्र 5, राष्ट्र 6। राष्ट्र तो असल में नंबर 1 पर आता है, लेकिन राजा से शुरू करते हैं ये। अगर दूसरे ढंग से देखें तो राष्ट्र, फिर राजा, फिर अमात्य, फिर कोष, फिर सेना, और फिर सुहृद या मित्र। अब जो 7वां अंग है राज्य का, वो है राजधानी और दुर्ग। इसके बाद ये 7वां अंग का आज संक्षेप में निरूपण हो जाने के बाद जो राज्य का मुख्य कार्य है, अभी तो उस पर चर्चा नहीं हुई। जैसे न्याय का बहुत ही विस्तार से वर्णन है, तो कुछ भी संक्षेप में करेंगे तो कम से कम 2 व्याख्यानों में, 2 वीडियो में वो आएगा। न्याय जिसे व्यवहार कहते हैं, है ना। और इसके बाद संपत्ति की अवधारणा क्या है परंपरागत भारत में, वो सब भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि सब परंपरागत जो राजनीति शास्त्र है, उसमें संपत्ति की क्या मान्यता है, अवधारणा भर की बात नहीं, मान्यता क्या है, परंपरा क्या है, और दंड और सामाजिक न्याय और दंड का क्या विधान है, और फिर संपत्ति में उत्तराधिकार का क्या विधान है, उसी के अंतर्गत स्त्री धन आदि आ जाएगा। ये सब राजनीति शास्त्र के अंग हैं जो व्यवहार के रूप में आएंगे, है ना। और इसी तरह व्यवहार में परंपराएं, सदाचार, दान आदि सभी आएंगे ना। तो वो बहुत संक्षेप में बताएंगे कि क्या मान्यता है। लेकिन अभी आज हम राज्य के 7वें अंग राजधानी और दुर्ग, इसका वर्णन करेंगे। तो आज का विषय है राज्य का 7वां अंग राजधानी और दुर्ग। अब इसमें भी अत्यंत प्राचीन काल से भारत में लिखा गया है। ये असल में लोग इतना ज्यादा संकोच से भर गए हैं आधुनिक शिक्षा के कारण कि भारतीयों को, अगर आप भारत के विषय में बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही कोमलता से, धीरे से सच बताओ, तो जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त हिंदू हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब में पढ़े हुए, उनको फट से लगता है कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। और जबकि मूर्खता उनको कैसे दी गई है शिक्षा के नाम पे, इसके कारण। जबकि सत्य ये है कि जो है हमारे शास्त्रों में इतने विस्तार से, उसका वर्णन तो अति संक्षेप में हम कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक भी वर्णन करो तो पूरा 1 वर्ष लगेगा। रोज अगर वीडियो, माने कम से कम 500 वीडियो में संक्षेप में प्रस्तुत हो सकता है। और अगर विस्तार से करो तो अकेले राजधानी के वर्णन में 100 वीडियो चाहिए, दुर्ग के वर्णन में 100 वीडियो चाहिए, न्याय और व्यवहार के वर्णन में 100 वीडियो चाहिए, है ना। हर एक में बड़े विस्तार से है। यानी हजारों वीडियो में भी भारतीय राजनीति शास्त्र का सार रूप नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि सौभाग्य की बात है, हमारे पूर्वजों ने इतना चिंतन किया और शास्त्र नहीं लिखा है, पुरुषार्थ किया। हमारे यहाँ कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका संबंध वस्तु जगत से नहीं है, यानी थ्योरेटिकल केवल हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो है विद्यमान है, जो रचा गया है, पुरुषार्थ किया गया है, कार्य संपन्न किया गया है, उसके बारे में ही बताया गया है।
यूरोप में उल्टा है, सारा अमूर्तन होता है, एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल होता है, और बाद में उसमें से कुछ प्रैक्टिकल होता है, कुछ नहीं होता। साइंस को छोड़ के बाकी में ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं है। स्टेट के विषय में सारी थ्योरी यूरोप में कब दी गई? पिछले 150 वर्ष में, उसके पहले कोई थ्योरी नहीं थी। प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं वो यवन प्रांत के थे, वो यूरोप का अंग ही नहीं था। यूरोप का अंग वो अभी बना है 200 साल पहले, और फिर भी उनका जो मिलता है तो मूल तो मिलता ही नहीं है। उन्होंने लिखा था ऐसा, उनके 300, 400, 500 वर्षों बाद किसी ने कहा, जिसने कहा उसने भी एक पन्ने का वर्णन किया, फिर उसके भी बाद उस पर भाष्य लिखे गए। यानी मूल रचना न तो प्लेटो, एरिस्टोटल आदि की उपलब्ध है, न उनकी पहले जिसने उल्लेख किया 300-400 वर्षों बाद उसका उपलब्ध है। उसके हजारों वर्षों बाद जो ईसाइयों ने लिखा, जो कि यवन दार्शनिकों के विरोधी थे, सारे ही क्रिश्चियन प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस के परम विरोधी थे। पहले उनको चर्च से निष्कासित कर रखा था, और जब दुनिया में उनका थोड़ा संपर्क आया, देखे अरे भारत जैसे देशों में अद्भुत ज्ञान है, तो हम भी किसी को अपना बताएं, तो उन्होंने फट से ग्रीस को यूरोप कहना शुरू किया, जबकि ग्रीस और रोम यूरोप का मूल पार्ट ही नहीं, और ग्रीस तो बिल्कुल नहीं है, वो भारत का जनपद था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वो क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, कोई 1 पन्ना, 2 पन्ना, 6 पन्ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो उनके पास कुछ नहीं है। सारी ही राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन की यूरोपीय जो रचनाएं हैं वो 19वीं शताब्दी ईस्वी से 20वीं शताब्दी 200 वर्षों की है। 18वीं में किसी किसी ने कुछ कुछ लिखा, 250, 250 मान लो, वस्तुतः 200 वर्षों की ही है। तो ये अंतर है। तो राजधानी और दुर्ग, उसके विषय में भी हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से शास्त्र रचे जाते रहे हैं। राजधानी के निर्माण का शास्त्र, दुर्ग के, बड़े बड़े किलों के, अभेद्य किलों के निर्माण का शास्त्र। यही कारण है कि जैसे किले भारत में है, वैसा यूरोप में तो कल्पना भी नहीं कर सकता। चित्तौड़गढ़ का किला, उदयपुर का किला, राजस्थान में कम से कम ऐसे 50 किले हैं अद्भुत, जिसका एक शतांश तो नहीं, पर शतांश तो है, लेकिन जिसका चौथा और छठा अंश भी यूरोप में कहीं नहीं, कोई भी, न वो पेरिस का महल, न लंदन का, न कुछ, जो बाद में बने हैं, पुराना कोई महल है ही नहीं। तो बहुत प्राचीन और भी ग्रंथ हैं, लेकिन जो सबसे जो विस्तार से उपलब्ध है, जिसमें अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख है, लेकिन उपलब्ध है महाभारत। महाभारत 5200 वर्ष पूर्व हुआ, और जिस समय वो हो रहा था उसी समय वेद व्यास विद्यमान थे। तो महाभारत इस समय घटित हो रहा था, उसके समकालीन जो लेखक हैं वो हैं वेद व्यास। तो ये आंखों देखी चीज है, समकालीन लेखक ने लिखा है, और इसमें हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे वो लाक्षागृह बनाना हो, वो भी कितना अद्भुत है, और जो राजधानी बनाई गई है पहले पहल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए, और इसके बाद अन्य बहुत सारे सभाओं का वर्णन है। बहुत संक्षेप में पहले उसका स्मरण अगर कर लें, उसी से रोमांच हो जाता है। उसके लिए क्या कहा गया है, जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे, दुर्योधन ने पुरोचन को लाक्षागृह बनाने भेज दिया, है ना, क्योंकि पुरोचन जो है वो दैत्य था और वो उनका शिष्य था। तो उसने क्या किया, जाके वहां बनाया, और वहां कैसे बनाया, इसका संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन है कि जैसे ही युधिष्ठिर वहां गए, तो उन्होंने कहा कि शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह की मिली हुई चर्बी की गंध आ रही, लाह मिली हुई चर्बी की, इसलिए ऐसा लगता है कि इस घर का निर्माण अग्निदीपक पदार्थों से ही हुआ है। ऐसा भी होता था, है ना। तच्चागारम अभिप्रेक्ष्य सर्वधर्म प्रसाम्बर उवाचाग्नेयमित्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः जिघ्राणोस्य वसागन्धं सर्पिर्जतुविमिश्रितम् कृतं हि व्यक्तमाग्नेयम् इदं वेश्म परन्तप। गंध से ये पता चल रहा है, जिघ्राणो अस्य वसागंधम, चर्बी की गंध आ रही है, सर्पिर्जतुम विमिश्रितम, और इसमें लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है, और दीवारों से घी की गंध आ रही है। कृतम ही व्यक्तम अग्नेयम, इसलिए ये जो भवन है ये अग्निदीपक पदार्थों से बना है।
इदम वेश्म परंतप, है ना? क्षणसर्जर संव्यक्तम आनीय गृह कर्मणि मुंज बलवज वंशादि द्रव्यम सर्वकृतोक्षितम शिल्पि सुकृतम व्याप्तैर्विनीतैः विनीतैर्वेश्म कर्मणि विश्वस्तं मामयं पापो दग्धु कामः पुरोचनः तव तथा हि वर्तते मन्दः सुयोधन वशे स्थितः इमां सुतां महाबुद्धिर्विदुरो दृष्टवान् तथा आपदं तेन मां पार्थो स सम्बोधितवान् पुरा ते वयं बोधितास्तेन नित्यमधिपतितैषिणः। युधिष्ठिर ने कहा, यानी राजाओं को ये सब जानना होता है अपने समय की कौन कौन सी चीजें हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वो तो सभी चीजों का आखिर जो आधुनिकतम जो चीजें आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंटरनेट हो चाहे एआई हो, सबके वो जानकार हैं। अपने समय की शस्त्र शास्त्र और जो आधुनिकतम तकनीकी हो उनके विषय में जानकारी बहुत आवश्यक है। हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें स्वयं मोदी जी ने रुचि ली, क्योंकि वो जानकार हैं, राजा का गुण ये उनमें है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे सूंघने से पता चल रहा है कि इसमें अग्निदीपक पदार्थ लगे हैं, बसा चर्बी की लाह मिश्रित चर्बी की गंध आ रही है और घी से भी बना है ये। और इसके गृह निर्माण के क्रम में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने घर बनाते समय सन, राल, मूज, मोटे तिनकों वाली घास, बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की। क्षण सर्द रसम व्यक्तम आनीय गृह कर्मणि मुंज बलवज वंशादि द्रव्यम सर्वम घृतोक्षितम। एक एक बात कही, तो ये था, इस तरह से किया था। फिर उस आप जानते ही हैं कि लाक्षागृह से विदुर के बताए बताए संकेत से वो लोग किसी तरह निकले, इसीलिए। और जो उन्होंने उनके भागने के लिए नौका रख रखी थी, जब वो गुप्त सुरंग मार्ग से बाहर आए तो वो नौका भी कैसी विचित्र थी, है ना? तो मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नौका, ऐसे उस समय होते थे जहाज। और ये महाभारत में सब कुछ सम्यक लिखा है, कुछ भी अतिशयोक्ति अतिरंजित नहीं, सम्यक लिखा है। सर्ववाद सहाम नावम यंत्र युक्ताम पताकिनीम शिवे भागीरथी तीरे नरैर्विश्रम्भी कृताम। सर्ववाद सहाम देवी, सब प्रकार की हवा विपरीत बहेगी, कैसी भी बहे उसको जो सह सके, ऐसी नाव है, वो जहाज है। और मंत्र युक्त है, यंत्र युक्त है, उसमें यंत्र रखे हुए हैं, यानी यंत्र युक्त जहाज महाभारत काल में चलते थे। और यंत्र युक्त बड़ी बड़ी नावें भी चलती थी। तो ये नाव का वर्णन है। सर्ववाद स्वहाम, सब प्रकार की हवा को सह सके, सर्ववाद स्वहाम नावम यंत्र युक्ताम पताकिनीम, उसमें ध्वज लगे हैं और वो यंत्रों से युक्त है ना? और वो तैयार है, तो इससे तुम चले जाओ, है ना? उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। तो फिर उसी में बैठकर यम वारी पथे युक्ता नौरप्सु सुखगामिनी मोचयिष्यति यः सर्वान् अस्मात् देशान् न संशयः। यह नौका यम वारी पथे युक्ता, वारी पथ जल मार्ग के लिए युक्त है ना? और यह नीरप्सु सुखगामिनी, जल में सुख पूर्वक चलने वाली नाव है। ऐसी यंत्रों के कारण इतनी सशक्त नाव है कि नीरप्सु सुखगामिनी, नीर यानी जल में सुख पूर्वक चलती है ये, तो इसलिए ये दूर तक छोड़ देगी। उससे वो गए। अब इसी प्रकार जो सभा भवन बनाया गया था वो भी उसी तरह जानने लायक है ना। कैसा, जब उन्होंने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने मैं को बुलाया और कहा कि जाके भवन बनाइए, तो उन्होंने जो भवन बनाया उसका भी ऐसा ही वर्णन है। इतना सुंदर वर्णन है सभा पर्व में, वो भी जानने लायक है कि कैसे कैसे बनते थे। यानी महाभारत के समय भी ऐसे ऐसे प्रशस्त भवन बनते थे, है ना? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मयासुर को आज्ञा दी थी सभा भवन बनाने की। तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, ततो अब्रवीन्मयः पार्थ वासुदेवस्य सन्निधौ प्राञ्जलि श्लक्ष्णया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः। मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन को बारंबार हाथ जोड़कर मधुर वाणी में सुनाया, है ना?
क्या कहा? मैं उवाच अस्मात् कृष्णात् सुसंरब्धात् पावकाश्च विदक्षतः त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से बचाया है, इसलिए जो कहिए वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो श्री कृष्ण ने कहा हो वो करो। तब उसने कहा कि अहम ही विश्वकर्मा वै दानवानां महाकवि सोहम वै त्वत्कृते कर्तुम किंचिद इच्छामि पांडवो। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, जैसे देवताओं के विश्वकर्मा देवता हैं और दानवों का विश्वकर्मा मैं है। मैं अहम ही विश्वकर्मा वही दानवानां महाकवि, मैं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ। कवि हमारे यहाँ पांडित्य के, आजकल वो जो तुकबंदी या कुछ लिख लेते हैं उनको कवि कहते हैं, और हमारे यहाँ कवि का अर्थ होता है ज्ञानी महापंडित। तो मैं महाकवि हूँ, अर्थात अपनी विद्या का महाजानकार महापंडित हूँ। कवि का अर्थ होता है ज्ञानी, इसीलिए भगवान को सबसे बड़ा कवि कहा है। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम हमारे लिए सभा भवन बनाओ, है ना, और श्रेष्ठ सभा भवन बनाओ। तो वो चल दिया। और फिर उसने क्या किया? श्री कृष्ण जी तो चले गए और उसने सभा भवन बनाया। सभा भवन कैसे बनाया उसका वर्णन है। किस जगह बनाया, पहले उसके लिए स्थान चुनना जाता है। तो मयासुर ने पूर्वोत्तर दिशा में ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया और वहां हिरण्यशृंग नामक महामणिमय विशाल पर्वत है, जहां रमणीय बिंदुसार नामक तीर्थ है। वहां संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो उसने क्या किया? मयासुर ने वहां जाकर गदा शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया। स्फटिक मणि वाला द्रव्य वहां से लाया और फिर उसने, जब वो आ गया तब क्या किया? भूमि वगैरह सबका नाप दिया हुआ। 10 किष्कु सहस्राणि समन्तादायता भवत् यथा वह्नेर यथा अर्कस्य सोमस्य च यथा सभा विराजमाना तथा प्रथम प्रथम दधारो परमम वपु। 10,000 हाथ विस्तृत, यानी 10,000 लंबा 10,000 चौड़ा जो क्षेत्र है उसमें उसने भवन बनाया। आकार दिया है सब, है ना। और वो जो है तेजोमय प्रभा से युक्त था। प्रभभौ ज्वलमानेव दिव्या दिव्येन वर्चसा नवमेघ प्रतीकाशा दिवमावृत्य विष्ठिता आयता विपुला रम्य विपाप्मा विगत विगत क्लमा। दिव्य सभा भवन अलौकिक तेज से प्रदीप्त रहता था। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ा था। उसका विस्तार भी बहुत था और वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाला था। उत्तम उत्तम द्रव्य संपन्न रत्न प्राकार तोरणा बहुचित्रा बहुधना सुकृता विश्वकर्मणा। उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत धन से पूर्ण था। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। सब वर्णन है ना, और भी बहुत विस्तृत वर्णन है। वहीं पे जो दुर्योधन है वो धोखा खा गया था। तो ये मतलब ये है, आगे अन्य राजधानियों का भी वर्णन है। अब अकेले महाभारत का करने लगेंगे तो पूरा समय बीत जाएगा। तो केवल महाभारत में है ऐसा नहीं। इसके बाद हमारे शुक्र नीति जो है, शुक्र नीति नामक ग्रंथ में जो भगवान देव दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने बनाया है, उसमें उसमें भी उन्होंने वही कहा है। शुक्राचार्य ने प्रथम अध्याय में ही राजधानी में पहले तो कैसी भूमि हो ये बताया है, फिर कहा है कि उसके चारों ओर खाई हो और प्राकार हो। खाई परिखा, परिखा कहा जाता है जो भूमि है उसके जो जहाँ राजधानी बने, मुख्य राजभवन बने, उसके चारों ओर परिखा हो और राजधानी के भी चारों ओर एक खाई हो और 4 दीवारी हो। प्राकार कहते थे, परिखा और प्राकार। और फिर राजधानी के मध्य में सभा मंडप बने और राजधानी विस्तृत हो जिसमें अनेक कूप और बावड़ियां और सरोवर हों। चारों दिशाओं में 4 द्वार हों। सुंदर सड़कें, बगीचे और गलियों से राजधानी सुसज्जित रहे।
राजधानी के मध्य में अत्यंत दृढ़ और रमणीक देवालय, मठ, धर्मशाला आदि सुशोभित हो, ये कहा है शुक्र नीति में। तो सब कुछ जो है वो व्यवस्थित और शास्त्र सम्मत है। नीति सारे यहाँ नहीं है। हाँ, हम साथ में मूल शास्त्रों से उदाहरण देते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो कह रहे हैं वो व्यवस्थित है, किसी शास्त्र में ही है, ऐसे नहीं। तो ये जो शुक्र नीति है उसके प्रथम अध्याय में ये वर्णन है ना। राज्यसभा कैसी बने इसका निर्देश है। लिखा है, राजा राजसभा कार्या सुगुप्ता सुमनोरमा त्रिकोष्ठई पंचकोष्ठैर्वा सप्तकोष्ठई सुविस्तृता दक्षिणोदक तथा दीर्घा प्राक् प्रत्यंदु द्विगुणाथवा त्रिगुणा वा यथा कामम एक भूमि द्विभूमिका त्रिभूमिका वा कर्तव्या सोपकार्या शिरोग्रहा परितः प्रतिकोष्ठे तु वातायन विराजिता। ऐसी राज्यसभा बनाई जानी चाहिए जो अत्यंत सुंदर और भली भांति सुरक्षित हो। ये राज्यसभा का बताया है। राज्यसभा कैसी बने? यह सभा दक्षिण से उत्तर की ओर जितनी लंबी हो, पूर्व से पश्चिम की ओर उससे दुगनी अथवा तिगुनी लंबी हो। राजा जैसा चाहे वैसा इसको 1 मंजिल, 2 मंजिल या 3 मंजिल की बना सकता है। किसको? राज्यसभा को। ऊपर का गृह संपूर्ण युद्ध सामग्रियों से युक्त हो। प्रत्येक कोष्ठ के चारों ओर गवाक्षों से सुशोभित राज्यसभा बननी चाहिए। इसके पहले घर का द्वार आदि का भी है, हम तो राजधानी का विशेष बता रहे हैं क्योंकि उसमें बताया है कि कितने हाथ का। मनु ने क्या कहा है, बहुत सारा विवरण दिया है। अन्य आचार्यों ने क्या कहा है, प्रजापति ने क्या कहा है, मनु ने क्या कहा है, सब आचार्यों का विवरण दिया है। और फिर इसके बाद कैसा प्रदेश चुनना चाहिए तो कहा है कि अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरपूर, पशु और पक्षीगणों से युक्त, प्रभूत जल और धान्य से संपन्न, सदा तृण और काष्ठ मिलने की सुविधा से युक्त, समुद्र पर्यंत नौका से गमन करने योग्य नदी के तट तक, जिस नदी का तट हो सुंदर और पर्वत पास में ही हो, ऐसे सुरम्य और समभूमि वाले प्रदेश में राजा अपने राजधानी का निर्माण करे। वो अर्धचंद्र हो अथवा चौकोर हो या गोल हो, ये राजा की इच्छा पर है। तीनों प्रकार की राजधानी का क्षेत्र होता है। कुछ लोग बिल्कुल चौकोर लेते हैं, कुछ गोल लेते हैं और कुछ अर्धचंद्र में राजधानी को बसाते हैं। अपने यहाँ इस प्रकार के अनेक अलग अलग ढंग के राजधानी के नगर अभी भी भारत में बने हुए हैं। तो राजधानी में अनेक कूप, बावड़ी और तालाब होने चाहिए। चारों दिशाओं में 4 द्वार हो, सुंदर सड़कें हो, बगीचे हो, गलियां हो, ये सब इसमें शुक्ल नीति में कहा है। अर्धचंद्राम वर्तुलाम व चतुरस्राम सुशोभनाम सप्राकाराम सपरिखाम ग्रामादीनाम निवेशिनीम सभामध्याम कूपवापी तडागादियुताम सदा चतुर्दिक्षु चतुर्द्वाराम सुमार्गाराम वीथिकाम दृढ़सुरालय मठपांथ शाला विराजिताम कल्पयित्वा वसे तत्र सुगुप्तः प्रजो नृपः। उसमें मठ हो, देवालय यानी मंदिर हो, धर्मशाला हो, ये सब बहुत ही अत्यंत दृढ़ हो, है ना। ऐसी राजधानी का निर्माण करके राजा उसमें प्रजा सहित सुरक्षित और सुखपूर्वक निवास करे। फिर राजगृह, राजधानी के बीच में राजगृह हो। राजगृहम सभा मध्यम गवाक्षो गजशालिकम प्रशस्तवापी कूपादि जल यंत्र सुशोभितम सर्वतः स्यात् संभुजम दक्षिणोच्चम उदंगनतम शालां विना नैक भुजम तथा विषम बाहुकम प्रायः शाला नैक भुजा चतुशालां विना शुभा शस्त्रास्त्रधारी संयुक्त प्राकारम सुष्ठु यंत्रकम सत्रिकक्ष चतुर्द्वारम चतुर्दिक्षु सुशोभनम दिवारात्रौ सदा सशस्त्रास्त्रैः प्रतिकक्षासु गोपितम चतुर्भिः पंचभिः षड्भिः यामिकैः परिवर्तकैः नानाग्रहोपकार्यात् संयुतम कल्पयेत् सदा। प्रथम अध्याय का शुक्र नीति, प्रथम अध्याय ये जो है 218 से 222 श्लोक इसमें दिया है। राजमहल ऐसा हो जिसके मध्य में सभा भवन हो, उसमें गौशाला हो, घुड़शाला हो, अश्वशाला मतलब और गजशाला सब हो, और सुरम्य बावड़ी, कप और जल यंत्र
सुरम्य बावड़ी कूप और जलयंत्र हों। जलयंत्र सदा से होते थे, अभी हम आपको बताएंगे, महाराज भोज ने भी उसका वर्णन किया है। और राजगृह की चारों भुजाएं सम हो और वे दक्षिण दिशा में ऊंची और उत्तर की ओर झुकी हुई हो, उत्तर की ओर नीची और दक्षिण की ओर ऊंची हो, है ना। राजमहल का निर्माण शाला और भुजा से रहित नहीं हो और इसमें विषम भुजा नहीं होनी चाहिए। इसके चारों ओर ग्रह हों, और फिर उसका विस्तार से दिया है। शस्त्र और अस्त्रधारी सैनिक चार दीवारी पर चारों तरफ तोप आदि गोले फेंकने के श्रेष्ठ यंत्र लगे हों। 3 मंजिल और 4 मंजिलों वाले जो आप भवन बनाएंगे उसमें चारों दिशाओं में 4 द्वारों से युक्त अत्यंत सुंदर हो, जिसमें दिन रात शस्त्रास्त्रधारी प्रहर प्रहर पर बदलते हुए घूम घूम कर पहरा देने वाले 4, 5 अथवा 6 प्रहरियों से युक्त प्रत्येक कक्षा सुरक्षित रहे और अनेक कक्षाएं होंगी। नाना प्रकार के गृह, तंबू, शामियाना, अटारी से युक्त ऐसा राजभवन सदा बनाए। राजभवन की पूर्व दिशा में वस्त्र धोने के लिए और स्नान करने के लिए स्नानागार हो। वस्त्रादिमार्जनार्थम च स्नानार्थम यजनार्थकम, यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला हो। भोजनार्थम च पाकार्थम पूर्वस्याम कल्पयेत् गृहान्, पूर्व दिशा में स्नानागार हो नहाने के लिए और वस्त्र धोने के लिए, यज्ञशाला हो यज्ञ करने के लिए, पाकशाला हो भोजन पकाने के लिए और भोजनशाला भोजन करने के लिए। निद्रार्थम च विहारार्थम पानार्थम रोदनार्थकम, धान्यार्थम घरटाध्यर्थम दासी दासार्थमेव च, उत्सगार्थ गुहान गृहान कुर्यात् दक्षिणस्याम अनुक्रमात्, गो मृगोस्त्र गजाद्यर्थ गृहान प्रत्यक प्रकल्पयेत्। शयनागार हो अच्छे से सबके लिए, विहार के स्थान हो घूमने का, पान करने के लिए जहां तरह तरह के ड्रिंक्स आप पियेंगे उसका ग्रह हो। कोप भवन भी हो जहां जरूरत पड़ने पे कोई जाके अपना कोप व्यक्त करे और रो भी सके, उसे ये भी कहा है रोदनार्थकम, रोने के लिए भी एक घर बनाया जाता था, और आपको कोई कष्ट हो जाके रोइए। निद्रार्थम क्या, निद्रा के लिए, विहारार्थम विहार के लिए, पानार्थम पान के लिए, जो भी पिए आप, शहद पिए, सुरा पिए, मदिरा पिए, जो राजा लोग राजन्य वर्ग पीता है सदा, और रोदनार्थकम रोदन के लिए भी है। धान्यार्थम, इसी प्रकार धान्य संग्रह का एक भंडार गृह होगा। फिर घरक्ट होगा, घरक्टाद्यर्थम यानी कूटने पीसने चक्की वक्की सब होंगे, जो जतवा चक्की सब। और दासी दासार्थम में दास और दासियों के निवास स्थान भी उसी में किनारे बने रहेंगे कि वो सेवक कहाँ जाएंगे। और मल मूत्र आदि के लिए एक क्षेत्र रहेगा पूरा, है ना, क्योंकि खुले में ही हमारे यहाँ शौच जाते थे, तो एक बगीचे जैसा खुला क्षेत्र रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा कि उसमें उत्सर्गार्थम उत्सर्गार्थम ग्रहण कुर्यात्, उत्सर्ग ग्रह, और दक्षिणस्याम अनुक्रमात्, दक्षिण की ओर बनवाना चाहिए। और गाय, हिरण, ऊंट, हाथी आदि के लिए राजमहल के पश्चिम दिशा में उनकी शालाएं बनवाए, ग्रह बनवाए। इसी प्रकार रथ, अश्व, अस्त्र शस्त्र, व्यायाम आयाम के स्थान और द्रव्य रखने के स्थान और विद्याभ्यास के लिए सुंदर और सुरक्षित गृह उत्तर दिशा में बनवाए, है ना। और राजभवन के उत्तर दिशा की ओर धर्माध्यक्ष का न्यायालय हो और शिल्पशाला हो, जिसमें चित्र आदि के ग्रह हों, चित्रकला सिखाने की भी हो, और ग्रह की लंबाई के 5वें भाग के बराबर ऊंची दीवार बनाए। धर्माधिकरणम शिल्पशालाम कुर्यात् दुदग्रहात्, पंचमांशादिकोच्छाया भित्तिर्विस्तार तो ग्रहे, कोष्ठ विस्तार खष्टांश स्थूला सा च प्रकीर्तिता, एक भूमेरिदम मानम ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम समम ततः। भीत की मोटाई कैसा हो ये भी बताया है ना। भीत की मोटाई कमरे के भीतरी भाग की लंबाई का 6ठा भाग होना चाहिए, यानी जितना लंबा कमरा है, मान लीजिए कमरा 20 फुट है, तो उसकी जो भीत दीवार बनेगी उसकी मोटाई कितनी होगी, 20 का 6ठा यानी 3.5 फुट की। ये इसमें वर्णन है। अच्छा महल 20 फुट ऐसा है, अगर 20 फुट की चौड़ाई है उसकी, 20 फुट का है, तो 3.5 फुट की मोटाई होगी उसकी दीवार की। कोष्ठ विस्तार खष्टांश स्थूला, खष्टांश स्थूल हो यानी 6ठे भाग के बराबर मोटी हो। और इसी प्रकार अन्य मंजिलों का विवरण बहुत विस्तार से दिया है।
द्वार निर्माण के लिए गृह के 8 भाग करके उसमें से बीच के 2 भागों में द्वार बनाए। ये भी बताया दरवाजा कहाँ रहे। द्वारार्थम अष्टधा भक्तम द्वारस्यांशो तु मध्यमौ द्वौ द्वौ गेयो चतुर्दिक्षु धनपुत्र प्रसवो नृणाम। गृह के 8 भाग करके उसमें से बीच के 2 भागों में द्वार बनाने चाहिए। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में मध्य में 2-2 भागों में द्वार बनाए। ऐसे द्वार मनुष्यों को धन और पुत्र की वृद्धि करने वाले होते हैं। मध्य के ही भाग में द्वार बनाना चाहिए। कोई भी जो कमरा है उसके मध्य में द्वार हो। तत्रैव कल्पयेत् द्वारम नान्यथा तु कदाचन। मध्य में ही बनाए, कोने में नहीं। वातायनम पृथक्कोष्ठे कुर्यात् सुखावहम। और हर कोष्ठ में कवाक्ष बनाए, खिड़की, है ना, जिससे कि सुखप्रद वायु आ सके। आजकल कहते हैं ना भाई ये हवा आने का कहाँ है, उसमें साफ लिखा है कि हवा आने की। तत्रैव कल्पयेत् द्वारम नान्यथा तु कदाचन वातायनम पृथक कोष्ठे। वातायन हर कोष्ठ में, अलग अलग हर कोष्ठ में वातायन होना चाहिए जिससे हवा आ सके। कुर्यात् दृक् सुखावहम। सुखावह वायु आ सके, सुखकारी वायु भीतर आ सके, है ना। और भी बहुत विस्तार दिया है। राजधानी में जो लोग हैं उनके एक घर का द्वार दूसरे घर से, गृह का द्वार दूसरे किसी के द्वार से बिठा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात द्वार के सामने द्वार न हो। एक का द्वार यहाँ है तो ठीक उसके सामने दूसरे का द्वार न हो, ताकि वो दिन भर बात बात में ताका झाकी नहीं हो, है ना। और गृह द्वार, वृक्ष, कोण, खंभा, मार्ग, चबूतरा, कूप, इन सबके बारे में विस्तार से दिया है, ठीक है ना। और फिर राज्यसभा कैसी बने उसका हमने आपको शुरू में बताया, वो बहुत विस्तार से दिया हुआ है। मध्य कोष्ठ का विस्तार पार्श्व के कमरे की अपेक्षा दुगना हो और उसकी ऊंचाई कमरे के विस्तार के समान अथवा विस्तार से पंचमांश अधिक होनी चाहिए। पंचमांशाधिकम तोच्चम मध्य कोष्ठस्य विस्तरा विस्तारेण समम तोच्चम पंचमांशाधिकम तुवा कोष्ठानां च भूमिर्वा स्थविर्वा तत्र कारयेत्। विभूमिके पार्श्वकोष्ठे मध्यमं त्वेक भूमिकं पृथक् स्तंभांत सत्कोष्ठा चतुर्मार्गागमा शुभा जलोर्ध्वो पाति यंत्रैश्च युथा सुस्वर यंत्रकैः वात प्रेरक यंत्रैश्च यंत्रैः काल प्रबोधकैः प्रतिष्ठिता च स्वादर्शैस्तथा च प्रतिरूपकैः एवं विधा राज्यसभा मंत्रार्था कार्य दर्शने। राज्यसभा जो है उसके कमरों के ऊपर छत हो, और पार्श्व कोष्ठ 2 मंजिलें हों तो मध्य का कमरा 1 मंजिला हो। विभिन्न कोष्ठों में उत्तम उत्तम खंभे लगे हों, चारों दिशाओं में दरवाजे हों अथवा चारों ओर से आने जाने के मार्ग हों। इनमें जल यंत्र हों, स्वर यंत्र हों, यानी फव्वारे भी लगे हों। तरह तरह के जल यंत्र जो अभी महाराज भोज ने सम्रांगण सूत्रोधार में लिखा है वो भी बताएंगे, है ना। और बाजे लगे हों, तरह तरह के स्वर संगीत उसमें गूंजते रहें। और वायु प्रेरक यंत्र हों, चाहे वो पंखे हों, यंत्र चालित जो भी हों, जिसमें हवा आए ऐसे यंत्र हों। समय सूचक यंत्र हों, घड़ियां, सुंदर शीशे, सुंदर दर्पण हों, चित्रों से सुशोभित, सब जगह सुंदर सुंदर चित्र बने हों। ऐसी राज्यसभा मंत्रणा के लिए सुंदर होती है। फिर मंत्री आदि के लिए कैसे भवन बने। नगर में प्रकृति अनुप्रकृति अधिकारियों के साथ सेना अध्यक्ष, पैदल सैनिक, घुड़सवार, अश्व, सबके लिए बताया है कैसा बने। राजधानी में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं होनी चाहिए। पांथशाला तथा कार्या सुगुप्ता सुजनाशया। सज्जन लोग यहाँ रुक सकें। पांथशाला धर्मशाला ऐसी होनी चाहिए जो गुप्त रहे, मतलब उसके विषय में आप जो बनाने वाला है, जो राजा है, जो शासकीय कर्मचारी है, वो जाने कि इसका ठीक ठीक क्या क्या स्वरूप है। इसी प्रकार सजातीय ग्रहों के समुदाय पृथक पृथक निर्माण कराए जाएं, शुरू से है। यानी एक जाति के लोग एक मोहल्ले में रहें, उससे क्या होता है, इकट्ठा होकर रहेंगे। तो ये जो कहते हैं ना भेदभाव, यूरोप वाले तो मूर्ख हैं। नया नया उन्होंने कुछ बनाया, अब तो विद्वान हो गए हैं, पर 18वीं शताब्दी तक मूर्ख थे। अब तो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उस समय मूर्ख थे। तो उनको हर चीज विचित्र लगी। हर चीज में विचित्र भी लगे तो कुतूहल होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। उनको जिज्ञासा से ज्यादा उनको चर्च ने केवल आवेग और आक्रमण और झूठा लांछन लगाना, आरोप लगाना, चर्च ने और मजहब ने, जो अपने आप को इस्लाम का अनुयायी मोमिन कहते हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या सिखाया गया है कि दूसरे में दोष देखना, पहले से आरोप लगाना, उससे उसके प्रति तिरस्कार करना। और हमारे यहाँ क्या कहा है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। भारत में तो ये सिखाते हैं
कि सभी को मित्र की दृष्टि से देखो। पहले पहल आप जिसको भी देखें, वो मित्र की दृष्टि आपकी होनी चाहिए, है ना? और उनको क्या कहा है? दूसरे नरक हैं, जिनसे होकर हमें गुजरना है। अदर्स आर हेल, अन्यों का नाश करना है, अन्य तो रहने ही नहीं देना है, उनको या तो अपने में मिलाना है या नाश कर देना है। तो ये एक दृष्टि है। भारत की दृष्टि क्या है? मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। सभी प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखें। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम्म? भद्रम भद्रम नाभर प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतारिये। भद्र देखो, मित्र भाव से देखो, ये एक दृष्टि है। और उनका क्या है? द्वेष से, दुर्भाव से, वैर शत्रु भाव से, नष्ट करने के भाव से देखो। तो हमारे यहाँ जो है वो क्या है? पांथशाला रहेगी राजधानी में, और सुंदर जलाशय होंगे। और फिर जो राजधानी बसाई जाए उसमें कहा है कि निवेशनम पुरे ग्रामे प्रागुदंग मुख में वा सजाति पन्य दिवहई आपणे पन्य वेशनम। सजाति के मोहल्ले हों भाई, ये ब्राह्मणों का है, ये ठाकुरों का है, ये वैश्यों का है, ये शिल्पियों का है, ये अमुक जाति का है। वैश्यों में भी अनेक जाति है, ब्राह्मणों में तो चलो ब्राह्मण एक जाति भी है और वर्ण भी है। क्षत्रियों की अलग अलग जातियां, उनके मोहल्ले हों तो उससे क्या होगा? वो मोहल्ला एक यूनिट बनेगा। अब स्थिति क्या हुई है? आप देखिए, भाव भले दुष्ट हों, लेकिन बहुत सी हमारे शास्त्रों की बातों का अनुकरण या तो हमारे वो लोग करते हैं जिनको अब शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, या वो लोग करते हैं जो हिंदू से मुसलमान बन गए। और बाकी हिंदुओं को, जो मुख्य हिंदू समाज है, उसको ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए जो लोग ताकतवर हुए, उन्होंने उनको इतना भ्रमित कर दिया, इतना भ्रम पैदा कर दिया, इतना भ्रांत कर दिया, और मूर्खता को गौरव दे दिया कि वो कहते नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं रहेंगे। नतीजा ये है कि जहां मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान एकदम इकट्ठे रहते हैं। तो क्या होता है? कोई भी टकराव भी हो, बात बात में वो दंगा भी करते हैं, तो आप उनके मोहल्ले में जाने से डरते हैं। सजाती है। इसी प्रकार जो शेड्यूल कास्ट है वो अपनी अपनी जाति, अभी भी उन्होंने जातियों के मोहल्ले बना रखे हैं, वो एक दुर्ग हो जाता है। और जो उच्च जाति के लोग हैं, मान लो जिनमें पटता हो तो वो वैसा कर लें, लेकिन कहा है कि सजातीय ग्रहाणाम ही समुदायेन पंक्तितः। सजातीय घर एक पंक्ति से बने, राजधानी के लिए है ये। गांव में भी ऐसे ही होता है। तो निवास का ये तरीका है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर से जवाहरलाल और फिर बाद में आज तक जो लोग शासन में आए हैं, वो पता नहीं दुनिया की किस विचारधारा में रहते हैं, कहाँ से उधार लेते हैं। मतलब मूर्ख या दास, बुद्धि बुद्धि से दास है। तो वो उसको जो शुभ है, जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है, जो हजारों साल से चला आया है, उसको नहीं 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 तो गलत है और मूर्खतापूर्ण। नतीजा ये है कि मार खाते हैं। वो तो कम से कम जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं अथवा जिन्हें ट्राइबल कहते हैं, उन्होंने बचा रखा है। जो दंगे होते हैं तो मुसलमानों को सबसे अधिक तो यही पीटते थे, तो अब वो भीम और मीम आर्मी इसीलिए बना रहे हैं कि ये यही तो एकजुट हैं, यही तो भारत की परंपरा का पालन कर रहे हैं। इनको बिखार दो, बिखेर दो, बिखरा दो, तो फिर हमें कौन करेगा? क्योंकि ये लोग तो पहले ही अपना धर्म छोड़ चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो अपना धर्म त्याग ही चुके हैं, जो परंपरा से है उस पर अधिकांश त्याग दिया है। रहने का ढंग त्याग दिया था, आहार विहार सब त्याग दिया है। तो क्या कहा है? सजातीय ग्रहाणाम ही समुदाय पंक्तिता। सजातीय समुदाय पंक्ति से बसे। ये ठठेरी गली है, ये सुनारों की गली है, ये महाजनों की गली है, ये सराफा बाजार है, ये जो है पान वालों का, है ना, ये पंसारियों का, ये तेलियों का, वो नाई का, वो लोहारों का, सबका एक है ना, बढ़ई का। उससे वो काम ज्यादा होता है। तो व्यापार में तो अभी भी ऐसा करते हैं कई जगह, लेकिन बाकी नागरिक, विचित्र सी बात चल गई है, जो कि शास्त्र सम्मत ढंग से नहीं रह रहे हैं। तो सजातीय ग्रहों के समुदाय पृथक पृथक निर्माण कराए जाएं, ठीक है ना। और ये सब या तो पूर्व मुख हो या उत्तर मुख हो, है ना। प्राग उदंग मुख में होगा, या तो प्राग मुख हो यानी पूर्व मुख हो, या उदंग उत्तर मुख। भवन कैसे बनेंगे? या तो मुख, भवन का मुख पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो। और बाजार में भी एक सी वस्तुओं की दुकानें हो, यह भी कहा है। ये बस्तियों के लिए कहा है। फिर पन्य वेशनम, पन्य माने बाजार, पन्य वेशनम भी इसी तरह हो। सजाति पन्य निभाई आपने पन्य वेशनम।
सजाति पन्य निवहैर आपणे पन्य वेशनम 258वां श्लोक। धनिकादि क्रमेणैव राजमार्गस्य पार्श्वयोः एवं ही पत्तनम कुर्यात् ग्रामम चैव निराधिपाः। पत्तन भी इसी तरह बताया, यानी राजधानी और ग्राम भी इसी तरह बनाए। कैसे? एक सी वस्तुओं की दुकानें एक और हों, जैसे कपड़ों की दुकानें हैं तो अन्न की दुकान है, तो पान की दुकान है, तो भोजन की, खाने पीने की चीजें हैं एक तरफ, एक एक पंक्ति में, और क्रम से राजमार्ग के दोनों ओर दुकानें बनवाए। और इसी प्रकार ग्राम का भी निर्माण होना चाहिए, साफ साफ कहा है। फिर राजमार्ग कैसे बनाए? राजमार्गस्तु कर्तव्याश्चतुर्दिक्षु नृपग्रहात् उत्तमो राजमार्गस्तु त्रिशद्वस्तमितो भवेत्। राजभवन के चारों दिशाओं में राजमार्ग हो। उत्तम राजमार्ग 30 हाथ चौड़ा होगा, बहुत चौड़ा, प्रशस्त। इसीलिए हमारे यहाँ संसार में कहीं सड़कें पहले थी ही नहीं सिवाय बृहत्तर भारतीय क्षेत्र के, क्योंकि यूरोप में तो सड़क बनने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि यूरोप में न रथ थे और न बैलगाड़ी थी, बहुत बाद में हुई है। तो उनके यहाँ क्या थे? गधा या खच्चर में सामान ढोना, या आदमियों के कंधे में। तो या तो मनुष्य पगडंडी में चलेगा, या घोड़ा पगडंडी में चलेगा, या खच्चर पगडंडी में चलेगा। घोड़ा, खच्चर और मनुष्य, इसी के द्वारा सारा व्यापार होता था। सड़कें तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में जाके बनी हैं। रोम का इतना वर्णन करते हैं, वो पता नहीं, क्योंकि वो भारत से जुड़ा था तो कुछ सड़कें रही होंगी। अपनी छोटी सी चीज का ऐसा वर्णन कर देंगे। आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़िए, उनका एक एक पिद्दी पिद्दी जो एंट्री है, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है, दुनिया नहीं जानती, सिर्फ इंग्लैंड जानता है। अगर वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है तो इंग्लैंड की पिद्दी से पिद्दी चीज की 5-5 पेज की एंट्री होगी। और हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े राजधानियों, बड़े बड़े राज्यों का 1 पेज 2 पेज में वर्णन निपटा देंगे। अपना अतिरंजना हर जगह। भूगोल को भी नक्शा ऐसे बनाते हैं कि भारत छोटा दिखे और इनके जो इतने इतने से इलाके हैं वो बड़े दिखें। सब जगह छल है, लेकिन अभी जो कुशिक्षित हिंदू हैं उनको पता नहीं क्या दास्ता है कि वो ये सब जानते ही नहीं। वो उनको गरिमा मंडित करके देखते हैं, हमारे प्रति ग्लानि भरे हैं। तो क्या है कि प्रशस्त 30 हाथ, 30 हाथ का क्या हुआ? 45 फुट है ना। एक हाथ कम से कम 1.5 फुट होता है। 30 हाथ चौड़ी सड़कें हो। राजमार्गस्तु कर्तव्याश्च चतुर्दिक्षु नृपग्रहात् उत्तमो राजमार्गस्तु त्रिशद हस्तमितो भवेत्। त्रिशद हस्त, 30 हाथ हो, त्रिशद, त्रिशद हस्तमितो भवेत्। मध्यमो वेशाति करो 10 पंच करो धमः। अगर कहीं मध्यम मार्ग बनाना हो तो वो 20 हाथ का हो, और अधम मार्ग बहुत सकरा कहीं बनाना है तो 15 हाथ का हो। इससे छोटा तो हो ही नहीं। 15 हाथ यानी 22.5 फुट, 23 फुट, 24 फुट चौड़ा, सबसे छोटा ये है। इसीलिए जैसे नगर और जैसे ग्राम भारत में थे, विश्व में कहीं नहीं है। और झूठ क्या प्रचार कर दिया? स्वयं यूरोप जो है छोटी छोटी बसाहटों का इलाका था 18वीं शताब्दी तक। यहाँ से दुनिया से लूट के लाए हैं तो किसी प्रकार उन्होंने कुछ बस्तियां बनाई हैं और कुछ शहर बनाए हैं। बड़े शहर पहले थे ही नहीं, सारे बड़े शहर भारत में थे। लेकिन वो कह देंगे भारत क्या है? गांवों का देश है। और जो अनपढ़ हैं अथवा जो इंग्लैंड में पढ़ के आए, गांधी जी भी भारत ग्रामों का देश है और कृषि प्रधान देश है, तो गांधी जी ने भी कह दिया भारत तो कृषि प्रधान है। और अब जो बाकी लोग हैं नेता, पढ़ते न लिखते, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, कम्युनिस्टों का तो कहने क्या, वो तो मूर्ख और उत्पाती होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। भारत कृषि प्रधान है। अरे बाबा, भारत कभी कृषि प्रधान नहीं था। आप वेदों को पढ़िए, भारत सदा से कृषि और उद्योग, शिल्प प्रधान देश था, सदा से। वैदिक काल में उद्योग थे, वैदिक काल में शिल्प थे और कृषि भी। इसी प्रकार गांव का भारत तो भारत माता ग्रामवासी, सब झूठी कविताएं हैं, भावुकता में लिखी गई। वैदिक काल से भारत में नगर है। भारत नगरों का देश है और ग्रामों का भी देश है, लेकिन नगर भी बहुत है, प्रशस्त नगर, महानगर। भारत महानगरों का देश है और भारत ग्रामों का भी देश है। कोई एकांगी वर्णन भारत का हो ही नहीं सकता। और भारत उद्योग और शिल्प का देश है वैदिक काल से भाई, लाखों वर्षों से। और महाभारत के समय तो देख लीजिए आप, महाभारत के समय के उद्योगों का वर्णन करें तो कम से कम 20 वीडियो बनेंगे, कम से कम, अगर संक्षेप में करें तो। भारत क्या है? उद्योग प्रधान, शिल्प प्रधान, वाणिज्य प्रधान, व्यापार प्रधान, नगर प्रधान, और साथ ही ग्राम भी, कृषि भी, सभी कुछ है। ग्रामों में भी शिल्प होता है।
कृषि अकेले कभी भारत में नहीं थी, ये खेतिहर समाज किन मूर्खों ने रख दिया और आप अनपढ़ मूर्ख की तरह दोहराते हैं। शास्त्र पढ़ो, इतने शास्त्र भरे पड़े हैं, कुछ पढ़ना नहीं है। भारत जो है वो नगर प्रधान, शिल्प प्रधान, उद्योग प्रधान, वाणिज्य प्रधान, व्यापार प्रधान, महानगर प्रधान राष्ट्र है, सदा से, लाखों साल से, और हजारों साल का तो अभी अभी कुछ साक्ष्य नष्ट हो गए, 5200 साल का तो साक्ष्य है। शुक्र नीति तो शुक्राचार्य ने बहुत प्राचीन समय में लिखी थी, उसका शेषांश है शुक्र नीति का, है। तो क्या कहा है, कम से कम 25 फुट और सामान्यतः 45 फुट चौड़ी सड़कें हों, और बाजार की सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए, है ना। पन्य मार्गा तथा चैते पुरग्रामादिषु स्थिताः, गांव की सड़कें भी चौड़ी हों और पन्य यानी बाजार के मार्ग भी चौड़े हों, ये है भारत। लेकिन अंग्रेजों ने पहले तो नष्ट किया और फिर दरिद्र थे जब जब यहाँ आए, अब तो खैर हमारी लूट से समृद्ध हो गए। भिखमंगे ने भारत को भी भिखमंगा चित्रित कर दिया। स्वयं कृषि प्रधान थे, कृषि भी नहीं आती थी, था क्या वहां खेती, आज भी क्या है इंग्लैंड में, कुछ गिनी चुनी चीजें, तो भारत को कृषि प्रधान कह दिया। चूंकि यहाँ पे उनको भूख लगी थी तो खेती का सामान सबसे ज्यादा ले गए, तो भिखमंगे को सारी दुनिया भिखमंगी देती, भूखे को अनाज है अनाज है और कुछ, बाकी शिल्प से तो जलते थे, बुनकरों के तो हाथ काट दिए, बहुत सारे शिल्पों को नष्ट कर दिए। अन्न का जो चाहते थे वो झूठा प्रोजेक्शन किया, तो उन्होंने तो किया, वो तो गए गुजरे अधम दुष्ट थे, प्रमाण है। जो उनके चेले हैं, जो उन्हीं की बात दोहराते हैं पाठ्य पुस्तक में और बच्चों को पढ़ाते हैं, जो अंग्रेजों का लिखा भारत के विषय में बच्चों को पढ़ाए वो अपराधी है। लेकिन कोई ये बात कहने वाला राजनेता नहीं है, विद्वान भी नहीं है, तो चार विद्वान को छोड़ के। अरे राजनेता अभी नहीं है तो नहीं है, राजनेता तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री भले एमए की हो जाए उसके बाद पढ़ने की फुर्सत नहीं है। विद्वान क्या कर रहे हैं, मानविकी विद्याओं के विद्वान जो हैं वो ये सब बताएं। भारत तो शिल्पों का देश है, महानगरों का देश है, वाणिज्य का, उद्योग का, नगर का देश है, बताना चाहिए ना। और वो दरिद्र रहे हैं, उनकी समस्या रही है कि बस खेती है, जरा से पहले तो चरवाहे थे, पशुपालक थे, फिर जरा से खेती आई, फिर भारत से सीख के थोड़ा उद्योग, उसको कह दिया ये डिस्कवरी है, यहाँ से चुरा के ले गए, फिर उसकी नकल बाद में 20वीं शताब्दी में, 19वीं के उत्तरार्ध में अवश्य उन्होंने बहुत परिश्रम किया, और हमारे यहाँ सबकी प्रशंसा, जो सचमुच परिश्रम करे उसकी प्रशंसा का है। तो यूरोप ने पिछले 150 वर्षों में जो किया है वो सब प्रकार से प्रशंसनीय है, स्तुति योग्य है, लेकिन झूठ जो उनका है वो निंदा के योग्य है। भारत के विषय में केवल झूठ है, और जो अंग्रेजों और यूरोपियों का लिखा भारत के विषय में भारत में पढ़ाए, वो शासक और वो शिक्षा मंत्री और वो सारे शिक्षा के संचालक लोग अपराधी, झूठे हैं, और वस्तुतः तो देश के विरुद्ध, देश के सत्य को छिपाने वाले हैं। अगर देशद्रोही नहीं कहें, देशद्रोही बड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, तो देश के सत्य को ढकने वाले हैं। भारत के सभी शासक 80 वर्षों से देश के सत्य को ढकने वाले रहे हैं। भारत के मानविकी विद्वाओं के विद्वान देश के सत्य को ढकने वाले रहे हैं। भारत को कृषि प्रधान कहने वाले लोग कभी तो बेचारे नेताओं का सुन के कविता रख देते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं जिन्होंने भारत को कृषि प्रधान कहा, वो झूठे हैं, अपराधी। भारत कभी भी कृषि प्रधान नहीं था, भारत सदा कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, गोपालन, पशुपालन सबका एक साथ था। यहाँ सब कुछ है भाई। तो क्या कहा है, इतनी चौड़े सड़कें होनी चाहिए, ऐसे नगर होने चाहिए, ऐसे ग्राम होना चाहिए, धर्मशाला ऐसी होनी चाहिए, सब जगह, तभी तो इतना अद्भुत है। समय कितना हुआ उसके हिसाब से बोलें, ये तो अद्भुत है, राजधानी का अद्भुत है। और ये शुक्र नीति महाभारत में है, शुक्र नीति में है, बहुत विस्तार से है। और सबसे अंत में कहाँ है, महाराज भोज का, महाराज भोज का प्रसिद्ध ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें भी वही, वो तो अभी हुए ना, महाराज भोज तो कब हुए हैं, उनको तो आप आधुनिक मानेंगे, और सबको, और आपके मानने से क्या होता है जी, जो है सो है, सत्य तो सत्य है। तो सम्रांगण सूत्रधार अभी लिखा गया है, हमारे लिए तो महाभारत के बाद से जो भी है वो भारत का आधुनिक काल है ना। तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं के उत्तरार्ध और 11वीं में ये सब लिखा गया है। तो उसमें क्या है, उसमें भी वही है। कुल प्रकार कैसा लिखा है, रिंग रोड हो, घंटा मार्ग हो, उसके चारों ओर वक्र हो, प्राकार या परकोटा हो,
फिर महारक्षा के प्रमाण से परिखा हो, परिखा की मिट्टी से वस्त्र बना दिए जाएं, आवश्यक हो तो और अधिक मिट्टी लगाई जाए, तत्ती सपाट अथवा गजकृत की सड़कों बनाई जाए। कुर्याज वप्रम सभुभागे परिखोद वाचया मृदा सोत्सर्गम गजप्रस्थम व गोत्रीय पतताड़ितम, है ना, ये सब दिया है। सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें नगर कैसे बसाएं, राजधानी कैसे बसाई जाए, यही सब तो बताया है। नगर लक्षण है, नगर निवेश है ना, सब कुछ है। सम्रांगण सूत्रधार है राजा भोज का, ये है महाराज भोज, इनका ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, आप पढ़िए। नगर लक्षण दिया है, आद्यस्तु निगमः प्रोक्तः स्कंधवारो द्वितीयिकः धारणकस्तु तृतीयस्याः चतुर्थस्य कुंजको, मतलब बड़ा विस्तार से है। नगर निवेश कैसे करें, जातियों और वर्णों के अलग अलग अधिवास कैसे हों, सब उसमें भी वही दिया है। जो महाभारत में है, जो शुक्र नीति में है, वही महाराज भोज का है, और वही अभी तक जो हमारे राजा थे, आराम यानी बगीचे कैसे हों, सब कुछ वही दिया है विस्तार से, विभिन्न प्रकार का। और जो श्रृंगार मंजरी कथा है धारा नगरी की, उसको आप पढ़िए, क्या अद्भुत धारा नगरी है। इसी प्रकार युक्ति कल्प तरु है, उसमें भी दिया है। भोजदेव की उज्जैनी जो है उसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ये परमारों की राजधानी जो उज्जैनी है और उनके कुल की राजधानी धारा नगरी है। राजा भोज ने धारा नगरी को ही अपनी राजधानी बनाया था, और उज्जैनी भी उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, राजधानी के समान ही है। तो उज्जैनी को पश्चिम पथक, अलग अलग बटे थे, ये उत्तर पथक, ये दक्षिण पथक, ये पूर्व पथक, ये पश्चिम पथक के अंतर्गत थी। तो महाराज मुंज ने भी उज्जैनी का नाम दिया है, महाराज भोज ने भी दिया। श्रीमद उज्जैनी पश्चिम पथक प्रांत आती, उज्जैनी को श्री उज्जैनी, श्रीमद उज्जैनी, ऐसे हमारे तीर्थों का आदत से नाम लेते थे। स्वयं महाराज भोज ने क्या कहा है, श्रीमद उज्जैनी, उज्जैनी नहीं कहा है। हमारे तो अब कोई कुछ भी, और वहां मुसलमान जो है वो भोजनशाला बना लेते हैं, कौन सा कानून है, तो अपराध है सब। कितने पवित्र, उसके नाम में नाम लेना पवित्र है। महाराज कह रहे हैं श्रीमद उज्जैनी, श्रीमद काशी, श्रीमद विश्वनाथ नगरी, ये ऐसे बोला जाता है ना। श्रीमद उज्जैनी पश्चिम पथकांता आती, ये ताम्रपत्र है ना, और ताम्रपत्र है 11वीं शताब्दी का। उसमें लिखा है कि अवंत प्रदेश में जो उज्जैनी है वो श्रीमंत, ये उसको सदा आदर से कहते हैं। अस्त्यवंतिषु श्रीमद उज्जैनी नाम नगरी, है ना। ये राजा विक्रमादित्य की राजधानी है उज्जैनी। और इनकी कुल देवी कहाँ है, इनकी कुल देवी जो है, और उज्जैनी के निकट जो शिप्रा नदी है उसका भी उल्लेख मिलता है। और सम्रांगण सूत्रधार में सारा ही वर्णन किसका है, कैसे नगर बसाएं, फिर जल प्रबंधन कैसे करें, सब कुछ तो है। तो उसको पढ़िए आप। यानी नगर निर्माण, राजधानी निर्माण और दुर्ग निर्माण, भारत जैसे दुर्ग कहाँ है, इतने किले बने हैं। बताया ना कि अगर राज्य के जो सप्त अंग हैं उसमें से एक एक अंग को संक्षेप में भी लेंगे तो कम से कम 100 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं जिज्ञासु, उनको चाहिए कि वो इसके एक एक अंग को लेके बनाए 100 वीडियो। हमने तो अभी सूत्र रूप में इसलिए कह दिया है कि जो नई पीढ़ी में प्रतिभाशाली जिज्ञासु हो, उनको जिज्ञासा पैदा हो, तो वो इनमें से एक एक अंग को लेकर बनाए। और भारतीय राजनीति शास्त्र के क्रम में हमने आज ये बताया कि अत्यंत प्राचीन काल से 1947 तक भारत में भारतीय वास्तुकला, भारतीय राजधानी निर्माण कला, भारतीय दुर्ग निर्माण कला, भारतीय दुर्ग निर्माण परंपरा, जो आजकल वैज्ञानिक कहने के चलन है, तो वो तो अत्यंत वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक ही कहें, ये अत्यंत शास्त्र सम्मत है। विज्ञान क्या होता है, साइंस तो अभी अभी उभरी है। हर चीज को साइंस मानना और साइंस को ही प्रमाण मानना मूर्खता की हद है। अभी 150 साल पहले तो उनके पास, आज से 150 साल पहले न रेल था, न बिजली थी, न यंत्र था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, शौच के लिए जल नहीं था। भोजन तो आज भी भारत जैसे देशों पर, अमेरिका या अफ्रीका और भारत पर निर्भर है। आप उनकी नकल करते हैं। बिजली का कितने साल पहले आई है देख लीजिए, अगर अनपढ़ हैं तो गूगल में, अब तो गूगल आ गया है, चलो
गलत-सलत सही लेकिन मोटे तौर पे होगा ना। रेल कब आई है, बिजली कब आई है, उसके पहले उनके पास था क्या? और यहाँ हज़ारों साल से ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो जिज्ञासु हों, जिनमें स्वाभिमान हो और सत्यनिष्ठा हो, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनको इनमें से एक-एक अंग पर बहुत सारे वीडियो बनाकर आगे करना चाहिए। अभी आज हमने संक्षेप में आज बताया, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। पुस्तक जो हम लिखेंगे उसमें ज़रा पूरा विस्तार से देंगे। अभी संकेत दे दिया है कि कम से कम ये 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, महाभारत, शुक्र नीति और महाराज भोज का सम्रांगण सूत्रधार। कम से कम इनका सहारा ले लो। फिर और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, इन्हीं में उनके संदर्भ मिल जाएँगे। तो राजधानी बनाने की, दुर्ग बनाने की, मोहल्ला कैसे बने, बाज़ार कैसे बने, सड़क कैसे बने, कितने चौड़े हों, भवन कैसे बने, बस्तियाँ कैसे बने, सबका विवरण विद्यमान है। तो राज्य का 7वां अंग है राजधानी और दुर्ग, और इसमें पूरी राजधानी का देखना, ग्राम और आदि सबका नियंत्रण, उनको बताना कि ऐसे बनाओ, जो कि परंपरा से सबको पता था। राजा केवल निरीक्षण करेगा, ये नहीं कि वो एक पुस्तक लिख दी जाएगी, उसके 4 एक्सपर्ट विद्वान आ जाएंगे, वो जाके शहर बनाएंगे जो अब चला है। गांव-गांव में उसके जानकार होते थे। हर गांव में सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के शिल्पी हैं, तो सड़क कैसे बनाना इसके जानकार भी हर गांव में। तालाब कैसे बनाना, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करना, भवन कैसे बनाना, मंदिर कैसे बनाना, धर्मशाला कैसे बनाना, गाँव-गाँव में इसके जानकार। कोई एक एजेंसी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने ठेका दे दिया और फिर माला-माल हो गए, है ना? अरबपति हो गए, पहले खाने को नहीं था घर में, फिर जो है पार्टी ने टिकट दे दिया कि आपका अपने अनुयायियों में जोर है और आप थोड़ा बोलने में चतुर हैं, तो जीत गए। इसके बाद अब खरबों-खरब रुपए कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाओ भई, राजा के पास तो ऐश्वर्य होना चाहिए। अरे कम से कम निंदा तो मत करो, ये तो मत बताओ कि बस हम ही कर सकते हैं। कह दो कि हम राजा हैं, हम ऐसे ही करेंगे, हम अमुक-अमुक को प्रोत्साहन देंगे, औरों को दबाएँगे। हिम्मत हो तो फिर वीर होना चाहिए। इसको ये मत कहो कि कुछ है ही नहीं है भारत में और हम ये कर रहे हैं, है ना? हमारे रीवा में एक मंत्री थे, नाम नहीं लेंगे, नाम के तो ब्राह्मण ही थे, लेकिन अनपढ़ ब्राह्मण तो अब बहुत हो गए हैं राजनीति में खासकर। जैसे अन्य जातियाँ अनपढ़ हैं, ऐसे ब्राह्मण भी अब अनपढ़ हैं, कम पढ़े, डिग्री ले लेंगे एमए की और अपना शास्त्र और ज्ञान कुछ नहीं पढ़ेंगे। कहते थे मैंने पर्वतों को चीर कर सड़कें बना दी। वो सड़क तो भाई लोक निर्माण विभाग बनाता था, वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। कुछ भी नहीं जानते थे, भाषण देना और पैसे कमाना और घर में रहना। अरे भाई दूसरों को भी श्रेय दो। ये तो यूरोपीय राजनीति ये सिखाती है कि जो नेता बन गया वो लेखक भी है, विद्वान भी है, दार्शनिक भी है, इतिहासकार भी है, योगी भी है, औषधि के बारे में भी वही सब विषय पे बोलेगा। ये तो स्टालिन और लेनिन का पैटर्न है ना भारत में। तो आप क्या, आपने पर्वत फोड़ दिया, अरे ये कहिए कि हमारे पास ऐसे-ऐसे शिल्पी हैं, अथवा आधुनिक यंत्र कला इतनी विकसित हो गई है, देखिए हम उसको लाए हैं, ऐसे तो बोलिए। तो गाँव-गाँव में सब सारी विद्याएँ थी जिनका नाश अंग्रेजों ने किया और बाद में कांग्रेसियों आदि ने भी नाश किया। अब 2014 से जो देश का वातावरण बदला है, तो हो सकता है क्योंकि मोदी जी ने कई बार कहा है कि भाई फिर से उन चीज़ों का जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय बुद्धि है, जो भारतीय वैभव है और साथ में आधुनिक ज्ञान दोनों का समन्वित एक सुंदर सा प्रयोग होना चाहिए। तो हो सकता है हो जाए। तो राजधानी और दुर्ग निर्माण आज का विषय था, उसको संक्षेप में, अति संक्षेप में संकेत मात्र हमने किया। इस प्रकार राज्य के 7 अंगों का वर्णन पूरा हुआ। आज इसका अंतिम अंग था राजधानी और दुर्ग निर्माण। अब कल से हम राज्य के जो अन्य विशेष कार्य हैं विस्तार से, जिनके मध्य राज्य राज्य है। टैक्स का संक्षेप में तो बता दिया है, फिर भी थोड़ा उसका और बताएँगे, लेकिन टैक्स से पहले संपत्ति। सबसे पहले बताएँगे राज्य में संपत्ति की धारणा। राज्य संपत्ति के विषय में क्या मानता है और वो समाज की किस धारणा से चलता है, क्योंकि राज्य स्वयं कोई धारणा नहीं पाल सकता हमारे शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र और लोक दोनों में जो प्रचलित है वही मानेंगे। संपत्ति और स्वामित्व पर बात करेंगे अगली बार और उसके बाद व्यवहार पर आएँगे। व्यवहार का अर्थ है दंड विधान और न्याय। ये 2 जाने बिना आप भारतीय राजनीति शास्त्र का टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं देख सकते। वास्तविक तो राजनीति शास्त्र बहुत प्रशस्त है, बहुत महान है, उसको पुस्तक में
भी संक्षेप में समेटेंगे। ज़्यादा वीडियो से आप लोग बोर हो जाएँगे कि कितना बता रहे हैं, लेकिन आज हम राज्य के 7 अंगों का संक्षेप में वर्णन संपन्न करते हैं और फिर संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार, इन पर 2 या 3 वीडियो होंगे और उसके बाद व्यवहार करेंगे। व्यवहार यानी न्याय परंपरा और दंड विधान, ठीक है? इसके बाद अगर समय रहा तो अन्य जो सामाजिक कार्य हैं, जो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और राज्य को उनका नियमन करना चाहिए, वो भी राजनीति शास्त्र का ही अंग है, उस पर भी बताएँगे। नमस्कार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।